औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, द दीन शो के एक और एपिसोड के अंदर आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही सेंसिटिव है और बड़ा अहम इशू है, जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी और दीगर ममालिक के अंदर भी बहस का मौजू है। शिया सुन्नी फसादात। कुछ वीडियोज़ आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी, कुछ शख्सियात जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी वीडियोस, फिर उनका आना जाना मुल्क से बाहर, और फिर उसके बाद एक जो रिएक्शन उठा आवाम की तरफ से, उसकी क्लैरिफिकेशंस भी आ रही हैं। ये सारा कुछ चल रहा है, ये हो क्या रहा है, इसके ऊपर हमने ISPR की तरफ से रिलीज करदा वीडियोस भी देखी। ये सारी बातें आज के इस शो में होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अहम मैसेज हम लोग देने जा रहे हैं, जिसका मुझे लगता है कि हम सबको बतौर मुस्लिम उम्मत इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम जनाब हमारे भाई आमिर हक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई, वेलकम टू द दीन शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं फारूक भाई, ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का करम। आमिर भाई, बिला तवक्कुफ के मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम इसको शॉर्ट रखेंगे, उतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये एपिसोड, तो आप गुफ्तगू शुरू कीजिए काइंडली। जी बहुत शुक्रिया। निहायत ही हसास है जिसको हम लेकर चल रहे हैं इस मौजू को, जैसा कि आपने बयान भी कर दिया है। हकीकत यह है कि लोग बड़े इसको रवायती अंदाज में और लाइटरली इसको ले रहे हैं। उस तरीके से ये समझ रहे हैं कि भाई शायद ये उसी किस्म का रवायती किस्म का जो इख्तलाफ है वो है शिया सुन्नी का, जिस तरीके से चल रहा है। मगर मसला कुछ और है, उससे बहुत बड़ा है। अम, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जो कि इंडिया के एक मैगजीन जो है उसने शाया की है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। और इसमें उन्होंने बयान किया है कि पाकिस्तान में दोबारा, ये 28 सितंबर की भी रिसेंटली आई है, कल की बात, कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी जो फसाद है वो दोबारा उठ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। और वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है इसको शायद वो दुबा रही है स्ट्रेटेजिकली, इस पे खामोशी साधने का कह रही है कि भाई नहीं, इस पर बात ना की जाए। अब हकीकत ये है कि ये इंडिया का जो प्रिंट है और ये जो राइटर हैं ये इंडिया की हैं, आप इसको सच कह सकते हैं। पाकिस्तान के वो इश्यूज जो कि सेंसिटिव हैं स्ट्रेटेजिकली, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, उन चीज़ों को ये हाईलाइट कर रहे हैं और उन चीज़ों पर बात करना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं अभी फारूक भाई आपकी इजाज़त के साथ जो है वो 3 नुकात के ऊपर बात जी। करना चाहूँगा। बड़ी मुख्तसर सी कोशिश करूँगा, बड़ी तेज़ी के साथ हम इस चीज़ को कवर करें। नंबर 1 जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट होगा कि शिया सुन्नी जो कन्फ्लिक्ट है उसकी मुख्तसर सी हिस्ट्री हम आपके सामने रखेंगे। और ये हिस्ट्री मैं फोकस करूँगा पाकिस्तान के हवाले से हम रखें कि पाकिस्तान के अंदर ये हिस्ट्री किस तरीके से ये तारीख चलती है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं इनकन्वीनियंट हूँ। जी। दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, FATF, CPEC एंड फिफ्थ जनरेशन वार के हवाले से, और तीसरा प्रोएक्टिव रिस्पांस, इसके ऊपर बात करेंगे आज आमिर भाई। तो ये चीज़ है ओवरऑल जो आज के शो का आप कह लें कि आउटलाइन है, इसके ऊपर बात होगी। आप लोगों ने इसको शेयर लाजमी तौर पे करना है, जितने भी आप लोगों के दोस्त, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एनीथिंग जहाँ पे आप कर सकते हैं, इस चीज़ को कीजिए ताकि ये मैसेज जो है वो आवाम तक पहुंच जाए। बहुत ही ये सेंसिटिव इशू है जो इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, और इसको बड़ी हवा दी जा रही है। इसके अंदर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं। गेम इतनी बड़ी सतह पे ये चल रही है कि शायद जो सतही ज़हन है हमारे, जो सिर्फ बस सुनते हैं कि जो वीडियो आ रही है, जो कुछ आ रहा है, बस उसी को देखा, उसी पे रिएक्शन दे दिया, वो इसको नहीं समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो उलमा हैं, जो तहकीकी मुतालिया रखने वाले लोग हैं और जो अच्छा। दूर की सोच रखते हैं, वो इस पे बात करें। जी, आमिर भाई इज बैक। अच्छा, आई एम रियली सॉरी यार जो थोड़ी-सी इंटरप्शन के लिए। अच्छा, मैं बैक टू द इट्स ओके। टॉपिक जो है वो जी। आता हूँ। अ, हकीकत ये है कि हमारे जो लोग हैं इसको रवायती तौर पर ले रहे हैं। मैं थोड़ी-सी उसकी हम्म। हिस्ट्री जो है वो बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इसको किस तरीके से लिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की हिस्ट्री इस हवाले से क्या है? जैसे ही पाकिस्तान जो है वो बनता है, उसके बाद से बड़ा अमन और शांति के तरीके पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। जो पावर्स होती हैं, वो अपने गेन के लिए
जो डायनामिक डिवीजन होती है वो करते हैं, डायनामिकली चीजों को यूज करते हैं। डायनामिक्स नॉर्मली जो आप जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर डायनामिक्स इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को उसके साथ जो है वो डील करना है, डायलॉग्स करने हैं, इंटरेस्ट देखने हैं, या उसको उसके साथ जंग लड़नी है या मफादात देखने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां आबादी किस तनासुब में है, मर्द औरत कितने हैं, यूथ कितनी है, बूढ़े कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है। अच्छा, फिर उसके अलावा मजाहिब कितने हैं, जुबानें कितनी बोली जाती हैं, कास्ट सिस्टम क्या है, ट्राइबल एरियाज है तो कौन से कबीले हैं, सरदार कौन से हैं, ताकतवर कौन से हैं, अमीर कौन से हैं, अलगर्ज। इस तरीके से डायनामिक्स को देखा जाता है। पाकिस्तान के साथ जब इन लोगों ने इसको तकसीम करने के बाद इस तरीके से देखा है, तो यहाँ जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा को ये डिवाइड कर सकते थे, उसी तरीके से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो बेसिक डिवीजन करवाई जा सकती है वो शिया सुन्नी की डिवीजन है, फिरके के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। मैं अगर इस तफरीक को हिस्टोरिकली, रिलीजियसली हिस्टोरिकली देखूं, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है, मगर उसको थोड़ा सा टच इसलिए देना चाहता हूं कि ये बेस रिलीजियसली करती है। हकीकत ये है कि जब ये पाकिस्तान में ये तकसीम होती है, शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ये टिपिकली सियासत पर मबनी है। इस पर दोनों तरफ से पैसे की गेम है, दोनों तरफ से फिरके हैं, दोनों तरफ से इस्लाम मुखालिफ लोग हैं, और ये टिपिकली टेररिस्ट जो हैं उनके तरीके पर ये लोग चल रहे हैं, और ये एक्शन और रिएक्शन की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं दोनों। हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम करमल्लाह वजहहू, जब ये नहजुल बलागा भी लिखा है, शिया की कुतुब के अंदर भी, चाहे आप उसूल अरबा निकाल कर देख लें, कुतुब अरबा जिसे ये कहते हैं, और चाहे आप कुतुब सित्ता निकाल कर देख लें अहलुस सुन्ना की, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम करमल्लाह वजहहू जो हैं, उन्होंने जब देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाया जा रहा है और इनकी बैत हो चुकी है, तो उनके पास चंद लोग आते हैं, और ये सीरत की, तारीख की और अहदीस की दोनों किताबों के अंदर लिखा हुआ है, मुझे इस पर बोलने की जरूरत नहीं है, तो बात कहीं लंबी निकल जाएगी। आते हैं, कहते हैं जी आपका हक था, आप कहें तो जनाब हम तलवारें लेकर रोड पर निकल आएंगे और जनाब हम ये कर देंगे। हजरत अली ने कहा कि इस वक्त मैं इस उम्मत के इत्तेफाक और इत्तेहाद को ज्यादा तरजीह देता हूं इस पर के जो मेरा अपना हक है। ये अहले तशय्युह की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। नहजुल बलागा के अंदर खुतबा दिया हजरत अली ने, खुतबा मौजूद है। और जो अहलु सुन्ना है उनकी हदीस की कुतुब के अंदर है कि हजरत अली को ये जब प्रवोक करने के लिए लोग आए, और वो कौन था ये आप हमारे अहलु सुन्ना जाकर देख ले, मैं दूसरी बहस की तरफ नहीं जाना चाहता। बंदे आए, उन्होंने आके कहा जनाब एक इशारे के ऊपर तलवारें निकलाएंगी। हजरत अली ने कहा कि तुम वो लोग हो कि जिनसे मैं ये 13 साल लड़ता रहा हूँ, सॉरी 10 साल लड़ता रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उम्मत में इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हजरत अली उल मुर्तजा की सुन्नत ये थी, उनका तरीका ये था कि उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, इत्तेहाद को तरजीह दी, अपने जाती हक को नहीं। ये अली उल मुर्तजा से ज्यादा हमारे अहले तशय्युह भाई से मैं पूछता हूँ कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बखी और धज्जियां बखेर कर हम लोग आज किस किस्म की जो है वो अपने फिरके को जो है वो अपनी तबलीग करना चाहते हैं या दीन को लेकर चलना चाहते हैं। अब इस तनाजुर में अगर हम शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है वो टोटली पॉलिटिकल बेस है, वो एजेंडा बेस है, उसमें चीजें इन्वॉल्व हैं। जियाउल हक का जमाना आता है। जियाउल हक साहब के जमाने के अंदर मैं इसकी एक थोड़ी सी ब्रीफ आपको दिखा भी देता हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कुछ इक्के दुक्के केसेस आपको दिखाई देते हैं जो वॉयलेंसेस होते हैं शिया सुन्नी के जनरली। उसके बाद जियाउल हक के जमाने के बाद जो है वो एक रजीम जन्म लेती है जो कि सिपाही साहबा के नाम से हक नवाज जंगवी साहब उठते हैं। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह बनती है ईरान का रेवोल्यूशन 1979 में, जो रेवोल्यूशन आता है। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर, यहां से ईरान का रेवोल्यूशन आता है, वहां से आले सऊद है। अब ये अरब और ईरान जो है ये अपनी पावर को, अपनी रजीम को चलाने के लिए ये लोग मजहब का सहारा लेते हैं। दोनों दोनों ने मजहब का सहारा लिया। उस सहारे के नतीजे में इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी प्रॉक्सीज बनाई। जो मदीना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते थे वो लोग वहाबिज्म के एजेंडे को, और ये मोहम्मद बिन सुलेमान ने माना है, वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया है कि मोहम्मद बिन सुलेमान माना है कि हमने कोल्ड वॉर के जमाने के अंदर जब सोवियत के साथ लड़ रहे थे तो जो आले सऊद है उन्होंने वहाबिज्म को फंड किया है इस एरिया के अंदर ताकि पुश बैक किया जा सके अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को, सोशलिज्म को, वहाबिज्म को उस वक्त उन्होंने फैलाया। तो
जो मदीना यूनिवर्सिटी से और किंग साउद यूनिवर्सिटी से और रियाद यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट होते थे, उनको अपॉइंट किया जाता था पाकिस्तान के अंदर कि आपने वहाबिज्म को और इस किस्म के एजेंडे को आपने लेकर चलना पॉलिटिकल गेन के लिए। इनको वहां से फंड आते थे। यहां से जब ईरान का रेवोल्यूशन आया तो कुम से और तेहरान से लोग पढ़ने जाते थे, और वहां के ग्रेजुएट लोग जब यहाँ पॉइंट होते थे, कुम के पढ़े हुए, तेहरान के पढ़े हुए, तो वो लोग आकर, या उधर के अस्फहान के पढ़े हुए, वो लोग आकर यहाँ क्या करते थे, वो लोग अपने एजेंडे को प्रमोट करते थे और उनको वहां से फंड आते थे। तो ये रिजीम्स की जो टग ऑफ वॉर थी वो बेसिकली चली। उसका नतीजा ये हुआ कि यहां पर छोटी छोटी प्रॉक्सीज बन गई और उन्होंने दीन का लबादा उड़ दिया। इसीलिए मैंने टाइटल में लिखा है उलामा है या एजेंट। बड़ा आसान तरीका है किसी स्कॉलर को परखने के लिए कि ये अल्लाह के लिए काम कर रहा है, किस लिए कर रहा है। इकबाल ने कहा था ना, दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये है, ये आसान हल है। अगर आप देखें कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात कर रहा है, वो है जनवन उलमाए हक। और अगर इस वक्त के अंदर उलमा बखेरने का काम कर रहे हैं, कोई उधर से नारा मारता है, ये कब से शुरू हुआ? ये इस मुहर्रम से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ, ये मैं सेकंड पॉइंट के अंदर आपके सामने रखता हूं। ये एक ब्रीफ हल्का सा मैंने आपको दिया है समझने के लिए कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है इस वक्त। एफएटीएफ, सीपैक और फिफ्थ जनरेशन वॉर, ये कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में? अभी सारी की सारी बेस जो चीज कर रही है ना, पॉलिसीज, वो करेंसी वॉर के ऊपर कर रही है, इकोनॉमिक वॉर, मईशत की जंग है, इसके ऊपर सारी बेस कर रही है। एफएटीएफ जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर रखता है कि हम इसके अकाउंट्स जो हैं उनको देखेंगे, इनके बिजनेस वैल्यूज हैं उन सबको देखेंगे, इस तरीके से वो सारा कुछ जज करना चाहता है। हमें उन्होंने करीबन 20+ के पॉइंट्स दिए थे जिसमें हमने काम करना था, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करती है, सेक्टरिज्म को सपोर्ट करती है, ह्यूमन राइट्स वॉलेशन होती है, या किसी किस्म की कोई इस तरीके की एक्टिविटीज में होती है जिसमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट को जो है ना, या सिक्योरिटी सिक्योर जो आपका एक एजेंडा है उसको नुकसान पहुंचता है, तो उसको किसी तरीके से मिनिमाइज करना, एलिमिनेट करना। पाकिस्तान बड़ी तेजी से उस चीज को हासिल कर रहा था। आपका जो पड़ोसी मुल्क है उसको किसी तौर पर भी ये चीज पसंद नहीं है, हकीकत ये है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान जब बनता है तो वो एक एजेंसी तैयार करते हैं जिसको कहते हैं आईएसआई। 1948 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। इंडिया बनाता है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उनकी बेसिक थी। मगर जब 1962 और 1965 की, उधर से चाइना के साथ इनके क्लैशेस होते हैं, और इधर से 1965 की जो गलत रिपोर्ट्स के नतीजे में जो वॉर का ये जो जंग हारते हैं और इनको पसपा किया जाता है बड़ी जमा मर्दी के साथ। हमारे जो 6 सितंबर 1965 की जो जंग लड़ी, अभी रिसेंटली दिन भी गुजरा है, तो 6 सितंबर का, तो उस जंग में जो पसपा हुए हैं ये लोग, उसके नतीजे में एक अदारा कायम होता है जिसको RAW कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। तो 1965 की जंग खत्म होने के बाद ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो तैयार होता है 1967 के अंदर, 1967 के अंदर, इंदिरा गांधी के जमाने के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पाकिस्तान की डायनामिक्स को स्टडी करना है, और पाकिस्तान को बुनियादी तौर पर इसके ऑब्जेक्टिव्स, हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्फिडेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो 3 बड़े हैं। एक ये है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस पे काम करना है। उस पर 3 बड़े हैं कि पाकिस्तान, जो बांग्लादेश था उस वक्त, उसके डायनामिक्स इस तरीके के हैं कि उसको बड़ी तेजी से अलहदा किया जा सकता है। नंबर 2 बलोचिस्तान है। नंबर 3 खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त का NWFP। ये 3 एरियाज जो हैं ये डायनामिकली अगर आप इनको प्रॉक्सी करें इनके अंदर और इनको फंड करें, तो इनके जो अंदर के जो माहौल है उसको बड़ी तेजी के साथ लसानियत की बुनियाद के ऊपर, अलाकायत की बुनियाद के ऊपर, फिरकावारियत की बुनियाद के ऊपर, इन इन चीजों के ऊपर इनको तोड़ा जा सकता है बड़ी आसानी से। हकीकत यह है कि अगर आप रिसर्च एनालिसिस विंग की स्टडी करें, तो जो RA कायर साहब थे, जो इंदिरा गांधी के साथ मिलकर, जो कि उस वक्त के स्पाई थे आईबी के, उन्होंने फील्ड ऑपरेशन करने के बाद 2 साल पहले ये बता दिया था 71 से कि जनाब हम जो है एक बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हैं और अब पाकिस्तान को हम डिवाइड करने वाले हैं। अब मकसद कहने का ये है, यही काम इन्होंने किया BLA के जरिए बलोचिस्तान के अंदर, अभी भी कर रहे हैं, और यही काम ये कर रहे हैं TTP के जरिए कर रहे थे कबायली इलाकों के अंदर।
यही वजह है कि 2007 के अंदर आपको याद होगा बड़े ड्रोन अटैक्स होते थे और जनाब कबायली इलाकों के अंदर बड़ी जो है ना वो एक अजीबोगरीब कैफियत थी, हर दूसरे दिन कोई ब्लास्ट, हर तीसरे दिन पंजाब तक वो पहुंच चुके हुए थे टीटीपी के जो बंदे। हुआ ये था कि 2007 के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा एक पारा चिनार जो है कोड़ा एमरजेंसी के अंदर एक पूरा एरिया एरिया है जहां पर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बना दिया और शिया जेनोसाइड के नाम से उसको किया। ये पारा चिनार का केस 2007 के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर किलिंग होती है, शूट आउट होता है, कोई इधर से मारते हैं उधर से मारते हैं। अभी रिसेंटली ये जो आपके खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हैं, उन्होंने एक जाकर पारा चिनार के अंदर एक तकरीर किया और उसमें जाकर उन्होंने कहा कि ये तो दो कबाइल का मसला था, शिया सुन्नी का तो मसला ही नहीं था। बाद में वहां से वो कहते हैं अनडाउटेडली हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं जिससे हम पता चला सकते हैं कि फॉरेन फंड यहाँ पर जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, ताकि इसको शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट बता दिखाया जा सके। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सारी चीज, इसलिए बता रहा हूं कि एफएटीएफ की पॉलिसीज पर पूरा उतरने के बाद पाकिस्तान बड़ी तेजी के साथ इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसका नतीजा हो रहा है कि जिस जो प्लान रॉ ने तैयार किया था 1965 की पसपाई के बाद, शिकस्त के बाद, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर रहा है और दुनिया के सामने अपना एक दोबारा वो इमेज बरकरार कर रहा है। तो वो अपने उन सारे स्लीपर सेल्स को जो पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से भी लिसानियत की बुनियाद के ऊपर, अलाकायत की बुनियाद के ऊपर, फिरकों की बुनियाद के ऊपर, दीन इस्लाम के नाम के ऊपर किसी तरीके से भी वो एक्टिव हो सकते थे, उनको वो एक्टिव कर रहे हैं। ये है फिफ्थ जनरेशन वॉर। लड़ी कैसे जाती है फिफ्थ जनरेशन वॉर? बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। हकीकत यह है कि कोई कौम तब तक इत्तेहाद और इस्तेहकाम के रास्ते पर नहीं चल सकती जब तक उनके सर पर बड़ों का साया ना हो। बड़ों से मुराद मेरी ये नहीं है कि सफेद बालों वाले, बड़ों से मुराद मेरी ये है कि जिनको लोग सुनते हो, पब्लिक जिनकी बात को मानती हो, पब्लिक जिनकी कदर करती हो, ऐसे उलमा, ऐसे लीडर जो अपनी कौम के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा कर सकें। जब किसी कौम के अंदर ऐसे लोगों की किल्लत, जिसको कहतुर रिजाल कहते हैं, तो वो कौम टूट जाती है, उस कौम के अंदर खाना जंगी होती है और वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू की ऐसे स्कॉलर्स की जो स्कॉलर्स कबायली इलाकों के अंदर और ऐसे इलाकों के अंदर जिन इलाकों के अंदर डायनामिक्स इस तरीके की है कि जिसको बड़ी जल्दी से आप खाना जंगी के अंदर शामिल कर सकते हैं, वहां के जो स्कॉलर्स हैं उनको मरवाने की कोशिश की। आपको याद होगा कुछ साल पहले समीउल हक साहब का मर्डर किया गया इस्लामाबाद के अंदर बहरिया टाउन में। समीउल हक साहब का, समीउल हक साहब वो बंदे थे जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के जो तालिबान थे उनके दरमियान फर्क करके जो कबायली इलाकों के अंदर खाना जंगी शुरू हो सकती थी उसको रोकने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे थे। उनको मरवा दिया गया, उनका मर्डर हो जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर मर्डर अटेम्प्ट होती है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से जो शिया स्कॉलर्स हैं उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट होती है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कराची के अंदर जो है वो हमला होता है और हमारे माशाल्लाह शेर टाइगर्स जो हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके से, ये क्या चल रहा है इस वक्त को समझें। जब हमारे उलमा मार दिए जाएंगे, हमारे उलमा को शहीद कर दिया जाएगा, पब्लिक किसकी बात सुनेगी? क्या वजह है कि मुफ्ती रफी उस्मानी साहब जो तकी उस्मानी साहब के भाई हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी फतवा अपनी बात किया, उन्होंने कहा शिया सुन्नी भाई भाई हैं, हमें सब इत्तफाक की जरूरत है। ये नहीं ऐसे उलमा को देख सकती। फिफ्थ जनरेशन वॉर टारगेट करती है उन लीडर्स को जिन लीडर्स की अवाम में मकबूलियत है और वो इत्तफाक और इत्तेहाद की बात करते हैं, वो नजरिया और असास पर खड़े होते हैं। ऐसे स्कॉलर्स को मारना चाहते हैं, वो उनको स्कॉलर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि उम्मत जो है वो बिखर जाए, अवाम बिखर जाए और उसके बाद वो अपने एजेंडे को जो है वो किसी तरीके से चला सकें। एक उनका तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि उलमा की शक्ल के अंदर अपने एजेंट्स भेजे जाएं, इधर से शिया के अंदर, उधर से सुन्नियों के अंदर। इधर से शिया को कहें तुमने इस टाइम पे ये नारा लगा देना है, तो हिन कर देनी है सहाबी की। उधर से सुन्नियों के अंदर जो बैठे उनको कह देना है बस मार दो, रोडों पर आ जाओ, कत्ल हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी फांसी। शिया को पकड़ के शिया टारगेट किलिंग करना शुरू कर दो। 3-4 शिया इधर से मारे, 3-4 देवबंदी बरेलवी वहाबी उधर से मारे। ये सुन्नी शिया का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया और पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट से निकाल कर जो एक मॉडरेट और एक मॉडर्न किस्म का जो इमेज तैयार किया था, कोशिश कर रही थी यहाँ की लोकल एस्टेब्लिशमेंट,
जो कि समझ गई थी कि 5th जनरेशन वॉर कैसे लड़ी जा रही है, उस सारे के सारे इमेज को जो है वो खराब कर दिया जाए। ये है बेसिकली वो सारा प्लान। उसके साथ जो एक एडिशनल चीज आती है वो है सीपैक। सीपैक के अंदर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका मुखफ़फ़ है सीपैक, जब ये स्टार्ट हुआ, जिसको सिल्क रोड भी और वन बेल्ट भी कहते थे मुशर्रफ जमाने के अंदर, जो कि अब सीपैक बना, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक हब बनने वाला है बलूचिस्तान के बॉर्डर में। जो वो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो कि करेंसी वॉर लड़ रही हैं, मुझे इस पर ज्यादा बात करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चीजें ये पड़ी हुई हैं। हुआ ये कि पाकिस्तान ने जब महसूस किया कि जब हम लोग आईएमएफ पर गए हैं ये अभी 2018 के इलेक्शन के बाद, तो इन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया कि आप चाइना के साथ क्या डील कर रहे हैं हमें नहीं पता, आप जो हमसे कर्जे ले रहे हैं वो आप चाइना को कहीं ना, चाइना के कर्जे ना अदा करने शुरू कर दें, तो आप एक्सपोज करें, जो आप टेबल पर रखें जो आपकी डील है चाइना के साथ इकोनॉमी सीपैक के अंदर, वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आता है। इसी तरीके से इन्होंने ऑपोजिशन को फंड किया कि आप किसी तरीके से प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर कि आपने जो सीपैक के, हालांकि खुद कर चुके हुए थे नवाज शरीफ दौर में या जरदारी दौर के अंदर, जब ये अपनी हुकूमत में होते थे तो ये क्रेडिट लेते थे कि सीपैक हमने सेट करवाया। अब ये उस एजेंडे पर खेल रहे हैं जो आपकी बायर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे पर खेल रहे हैं, जो कि चाइना को स्टेबल नहीं देखना चाहती, जो कि इस खित्तों के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशर डाला ऑपोजिशन के जरिए, सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सूबाई असम्बलियों के अंदर, कि जी हुकूमत को चाहिए कि जो चाइना के साथ वो डील कर रही है सीपैक की, उसको अनवेल करे, ओपन करे। बड़ा प्रेशर डाला। एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ बैठकर इनको बताया कि असल में गेम क्या चल रही है, पसे पर्दा ये किस तरीके से हमें एक्सपोज कर, तो उसका फिर एक हाल एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा शानदार निकाला। उन्होंने समझा कि जो ये हमने वन फ्लैग यहां पर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, हम इसको मल्टी फ्लैग करते हैं, यानी बायलैटरल की बजाय इसको हम मल्टी जो है ना डायमेंशन लेकर चलते हैं। तो उन्होंने सऊदीया को स्पॉन्सर किया, सऊदीया को कहा कि आप जनाब प्रमोशन, उनको एक प्रपोजल दिया कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। सऊदीया ने कहा ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। सऊदीया को प्रेशर आता है अमेरिका की तरफ से कि आप इनसे कहें कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें पता चले कि चाइना किस तरीके से इन्वेस्टमेंट, बड़े तरीके से इन्होंने सऊदीया को इन्वॉल्व किया। पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ ईरान को, कतर को और टर्की को इन्वॉल्व किया। इसी तरीके से मलेशिया को इन्वॉल्व किया कि आप सीपैक के अंदर इन्वेस्ट करें मुख्तलिफ जगहों के अंदर। जब इन्होंने, पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती के साथ सीपैक के अंदर चाइना के अलावा दूसरे ममालिक को इन्वेस्टमेंट के लिए शामिल किया, और इस वन बेल्ट और सिल्क रोड के ऊपर ईरान को भी शामिल किया, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि $400 बिलियन की जो है वो चाइना और ईरान अपनी डील कर रहे हैं इस इलाके के अंदर, इस खत्ते के अंदर। और आपको पता है कि इंडिया को प्रेशराइज किया गया कि ईरान से तेल ना लें क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगी हुई हैं। इस सूरत के अंदर किसी तौर पर भी इस खित्ते के अंदर ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, चाइना, टर्की, रशिया, इस ब्लॉक को किसी तौर पर भी बनने नहीं दिया जाएगा जो कि टोटली इकोनॉमी के ऊपर खड़ा हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस इशू को स्टार्ट करना शुरू किया इंडिया के थ्रू कि दोबारा अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जाए और शिया सुन्नी फसाद को दोबारा एक्टिव किया जाए। तो मुहर्रम से बेहतर कौन सा महीना हो सकता था। मुहर्रम के अंदर इन्होंने अपने जो एजेंट छोड़े हुए थे उलमा की शक्ल के अंदर, इसी तरीके से देवबंदियों, सुन्नियों और वहाबियों के अंदर जो एजेंट छोड़े हुए थे उनको एक्टिव किया कि इधर से तुम जनाब शोर डालो, उधर से शोर। तो इस तरीके से एक जो है ना वो डिस्टेबलाइज किया जाएगा हमारे मुल्क को शिया सुन्नी के फसाद के ऊपर, और एक सिविल वॉर छिड़ने का या कम से कम एक इमेज खराब होने का खतरा है। और इन्वेस्टमेंट इससे जाती है। याद रखें, जब टारगेट किलिंग स्टार्ट होती है और इस तरीके के वाकयात होते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है। बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, बड़े बड़े जो वफद होते हैं जो आने होते हैं इकोनॉमिकली, जिन्होंने आकर डील्स करनी होती है, जो आकर विजिट करते हैं, वो रुक जाते हैं, वो नहीं आते। और यही किया गया बेसिकली। इस तनाजुर में मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा था कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करे और सऊदीया को इस तरीके से लेकर चले कि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ठीक करवाए, एक मिडल मैन के तौर पर एक ब्रिज बने। उसके साथ इमरान खान की स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है बहुत अच्छे तरीके से ले रही है। और मैं अपने उन शिया दोस्तों से, अपने उन सुन्नी दोस्तों से यहां से गुजारिश कर रहा हूं
मेरी आवाज बहुत कम लोगों तक जा रही है, मगर मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, अपनी हुज्जत तमाम कर रहा हूं कि दोस्तों, दुश्मनों के हाथों में खेलना छोड़ दो। ये उलमा की शक्ल के अंदर जो एजेंट हैं, मैंने पहले आपको बताया कि कैसे फर्क करेंगे आप, जो इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करेगा। मुफ्ती रफी उस्मानी जैसा शख्स कह सकता है शिया हमारे भाई हैं, हम उनके साथ इत्तेफाक पर रहेंगे। शिया के अंदर उलमा कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के साथ इत्तेफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं। ऐसे उलमा को फॉलो करें। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अपने इस इख्तलाफ को समझें। हजरत अली उल मुर्तजा के मैंने मिसाल इसलिए दिया है कि जिस शख्सियत ने, जहां से आप जिसके नाम पर इख्तलाफात शुरू हुए हैं, वो कह रहा है मैं उम्मत के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए अपने हक से दस्तबरदार होता हूं। हम ज्यादा शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। अब मैं आपको चंद आयात की तरफ लेकर चलता हूं जो कि आपको बयान करेंगी कि किस तरीके से आपने स्ट्रेटजी, ये सूरह अनफाल जो है मदनी दौर की है और ये मैदान जंग के हवाले से आपको बयान करती है। आयत नंबर 46, अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वातिउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की करो। वला तनाज़उ, आपस में कन्फ्लिक्ट्स ना बढ़ाओ, आपस में मत झगड़ो। फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, आपस में लड़ते रहोगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारा इत्तेहाद, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा जोशो खरोश और तुम्हारा जज्बा जाता रहेगा। वस्बिरू, इख्तलाफात पर सब्र करो, दुखों पर सब्र करो। इस साजिश को समझो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फी शैइन, ऐ अल्लाह के रसूल, जिन लोगों ने अपने दीन को पारा पारा कर कर टुकड़ों में, ग्रोहों में, फिरकों में फंस गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि, उनका मामला अल्लाह के यहाँ है। सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफअलून, फिर अल्लाह उनकी ठुकाई करेगा जो वो काम करते थे। इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये फायदा कौन उठा रहा है। तीसरी आयत इस वाले से ले लें, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो फिरकों में बट गए, वख्तलफू, और इख्तलाफ करते रहे, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, यहां तक कि उनकी आंखों के सामने उन्होंने देख लिया कि इस इख्तलाफात के खसारे हमें क्या उठाने पड़ रहे हैं, तबाह बर्बाद होकर रह गए हम, टगे टोकर होकर रह गई है उम्मत मुसलमान। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पिनपने की यही बातें हैं। एक है सबका नबी, दीन भी, कुरान भी एक, अल्लाह भी, काबा भी, ईमान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उन लोगों की तरह मत हो जाओ। ये अहले किताब थे जो 72-73 फिरकों के अंदर बट चुके थे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत जो है उनके नक्शे कदम पर चलेगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी। खुदा का वास्ता इस साजिश को समझे। मैंने इसीलिए आपको मिलियन डॉलर्स डील्स आपको दिखाई हैं, ताकि खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, इस हकीकत को आप समझें। अगर जो लोग इसको मजहबी पैराए में नहीं समझ सकते, इसको सियासी और माशरती पहराए के अंदर समझें कि आपके मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बात काफी लंबी हो गई। फारूक भाई, इस हवाले से मैं तीसरा पॉइंट जो है वो मैंने रखा है, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स क्या है। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स जो है वो तीसरा मेरा आखिरी पॉइंट होगा, बड़ा मुख्तसर सा मैं लेके चलता हूं। प्रोएक्टिव जी। रिस्पॉन्स ये है कि सबसे पहले हमारी जो यूथ है उसको ये समझाने की जरूरत है कि जिन इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर हम एक दूसरे को मार रहे हैं, इन इख्तलाफात के साथ रहना कैसे है। सबसे पहले तो ये बताने की जरूरत है। ये इख्तलाफात ऐसे ही हैं जैसे आपके दूसरे इख्तलाफात होते हैं। इन इख्तलाफात के साथ आप रह रहे हैं, मतलब आप ईसाई के साथ रहते हैं, आप यहूदी के साथ रहते हैं, आप हिंदू के साथ रहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, ये रिस्पॉन्स क्या है, सूरह आल इमरान की आयत 64 के अंदर, कि कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, अहले किताब ठीक है इख्तलाफात अपनी जगह पर, मगर इत्तफाक के लिए, अमन व सलामती के लिए, इस्तेहकाम के लिए, सुकून के लिए, पीस के लिए आ जाओ, उन बातों के ऊपर इकट्ठे हो जाओ जो सिमिलर हैं, उन्हीं पर इकट्ठे हो जाओ। ये है इस्लाम, अमन का पैगाम। इस्लाम जंग को पसंद नहीं करता, अमन को पसंद करता है। तो क्या शिया सुन्नी के साथ हम इस सिमिलैरिटीज के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। हमारा रिस्पॉन्स इस चीज को क्या होना चाहिए कि जब कभी कोई शिया सुन्नी इख्तलाफ आए, हमने इसको इल्मी इख्तलाफ समझकर या खवास का इख्तलाफ समझकर इससे नजरअंदाज करना है। बिल्कुल इसको ऐसे समझना है कि जैसे हमारे बुजुर्ग झगड़ते रहे हैं, वो झगड़ते रहे हैं, हमें से कोई लेना, हमने आपस में नहीं झगड़ना। माँ बाप जब झगड़ते हैं तो बच्चे माँ बाप की वजह से ग्रुपिंग नहीं करते, वो आपस में मिलकर रहते हैं, इत्तेफाक करते हैं।
वो कहते हैं ठीक है, माँ बाप लड़ रहे हैं, हम सबकी सुलह करवाएं। ये हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए। दूसरा रिस्पॉन्स उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा से अल्लाह ताला सवाल करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जानने वाले लोग हैं। उनको चाहिए कि अपनी सफ़ों के अंदर से ऐसी जो काली भेड़े, गंदे अंडे हैं, उनको पॉइंट आउट करके हुकूमत के सामने रखें। हुकूमत ने अभी पॉलिसी एफएटीएफ की पॉलिसीज के हवाले से बनाई है। एंटी टेररिज्म जो एक्ट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हुए हैं, फौजदारी कवानीन उनके ऊपर लगेंगे, आर्मी की अदालतों में उनको रखा जाएगा। ऐसे उलमा के भेस में छुपे हुए काली भेड़े और एजेंट हैं, उनको रिपोर्ट करें। ये उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा समझ सकते हैं, अवामुन नास को नहीं पता है कि कौन किस तरीके से इश्तियाल फैला रहा है, कौन किस तरीके से। उलमा को चाहिए कि ऐसी मजलिसों को पॉइंट आउट करें, इनके बारे में रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक चलाएं इस हवाले से कि जो उलमा नफरत अंगेज तकफीरी किस्म की सोच रखते हैं उनको एक्सपोज किया जाए, पुलिस को रिपोर्ट किया जाए, एजेंसीज को रिपोर्ट किया जाए, उनको जो है उनके लिंक्स जो हैं उनको उस तरीके से अपने ग्रुप्स के अंदर डाला जाए कि भाई इसको रिपोर्ट करो। ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, नंबर एक। नंबर दो, जो उलमा के करने का काम है, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जरूरत यह है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करो, छोड़ दो इख्तलाफात को। किसने क्या किया था 1400 साल पहले, 1300 साल पहले, कौन उठा था, कौन इधर गया था, किसकी नाक कितनी लंबी थी, किसकी कितनी छोटी थी, शलवार किसकी टखनों से ऊपर है, रफोली दैन से होती है नहीं होती, हाथ छोड़कर होती है कि नहीं होती, पगड़ी रखनी है नहीं रखनी है, छोड़ दो इन सब चीजों को। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जरूरत उलमा की, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस तरफ, इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करो, खुदा का वास्ता है। और इसका सिर्फ एक हल है, सिर्फ एक हल है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कहो। मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है फारूक भाई के साथ, हमारे अल फारूक शो के अंदर। मैंने कुरान की आयतों से दर्जनों हवाले देकर बयान किया है। सिर्फ एक हवाला इस वक्त देता हूं, सूरह हज की आखिरी आयत 78 के अंदर, चैप्टर 22 वर्स 78 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ी सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वल्लज़ी सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह वो दात है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, नाम मुसलमान रखा है, तुम्हारी जात का नाम है मुसलमान। फिरकों में बटे हुए हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर, हम जज्बाती ज्यादा हैं। अमल मतलब एक बंदा दूसरे मुसलमान को कत्ल करने के लिए चलता है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पूछो कि क्या तुम्हें पता है तुम करने क्या जा रहे हो, जिस मुसलमान की तुम गर्दन उड़ाने जा रहे हो, जिस पर तुम कुफर का फतवा लगा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम्हारा अपना अमल क्या है। तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस चीज को टैकल करने की और रेसिस्ट करने की जरूरत है। फिरका वारियत सिविल वॉर का नतीजा होगी। सिविल वॉर आपके मुल्क के अंदर एक हंगामी सूरत हाल पैदा करने का नतीजा होगी। आपकी मईशत डूब जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, आप दिवालिया हो जाएंगे। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, फतफशलू, तुम बिखर जाओगे, बुजली का शिकार हो जाओगे, तज़हबारी हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे कदम उखड़ जाएंगे। खुदारा ऐसा मत करो। मेरे इस मैसेज को जितना ज्यादा हो सकता है मुसलमानों पहुंचाएं। मैंने आपको पहले कह दिया है, इस वक्त बड़ी तेजी के साथ इस वक्त मीडिया इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। हैशटैग शिया टारगेट किलिंग के नाम से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, शिया जेनोसाइड के नाम से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। कौन चला रहा है ये ट्रेंड, किसको पड़ी हुई है हमारी इतनी फिक्र भाई, शिया सुन्नी शिया सुन्नी। मैं दावत देता हूं हमारे तमाम मुसलमानों को, खुदारा ये वक्त है फिरका वारियत से निकल आओ। मैं दर्द दिल के साथ ये बात रख रहा हूं, मैं खुद डसा हुआ उन चीजों का, मैं खुद भुगता हुआ उन चीजों का, और मैं आज आपको कह रहा हूं मैंने सलाखें देखी हुई हैं इन चीजों की वजह से। खुदारा इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। अगर कोई आलम दीन आपको फिरका वारियत की तरफ बुला रहा है, सुन्नी शिया कर रहा है, समझ जो वो बंदा दुश्मन का एजेंट है। ये मेरा आज का प्रोग्राम है, उलमा और एजेंट में फर्क समझे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत ही मालूमाती तहकीकी गुफ्तगू थी और यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। और जैसा आमिर भाई ने कहा, मैंने शुरू में भी रिक्वेस्ट की थी, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है, 2-3 चीज़ें आप लोग करें। सबसे पहली तो मैं अवामुन्नास से, आमिर भाई ने वो कर दी, अगरचे रिपीट हो जाएगी, लेकिन मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं ये कहूँ अपने अल्फाज में। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप,
कहीं भी आपको कोई ऐसा तमाशाई, कोई ऐसा नजर आता है जो पैसे लेके ये चमचे कड़छे जो बैठ के स्टेजों पे बकवासात करते हैं, एक तो इनका बाइकआउट करें आप लोग। वेदर के वो आपके आपके आते हैं, गली मोहल्ले में आते हैं, खड़े हो जाए। मैंने वीडियोस देखी हैं, लोगों ने हिम्मत की है, लोग खड़े हुए हैं दोनों साइडों से। मैंने देखा है इधर अहले सुन्नत की मसाजिद में भी, अहले तशय्यो की भी, लोग खड़े हो जाते हैं, लोग हाथ खड़े करते हैं। भाई ये कर क्या रहे हो आप? ये क्या बता रहे हैं आप हमें? इसलिए बुलाया था हमने आपको यहाँ पे। हमने तो आपको बुलाया मुहर्रम में आके आप अहले बैत की शान बयान करें, आप मुंह फाड़ फाड़ के क्या बातें कर रहे हैं। तो ये रवैया अपनाएं, दोनों तरफ की आवाम एक तो ये रवैया अपनाएं, इनके गिरेबान पकड़ें। यार लाख रुपया ये लोग आपकी जेब से लेते हैं, इधर आता है तकरीर करने वाला या उधर। मैं आपको हकीकत ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ। यूट्यूब पे तो ये ऐसे ही होते हैं ना, सारे अलामे फामे होते हैं और जी बात जी हम तो खिदमत कर रहे हैं मसले की, ये जेब में 2 लाख पहले डालते हैं, घर में आपके बाद में आते हैं। आपका बनता है आप खड़े होकर इनको पूछे, मियाँ पैसा ले रहे हो हमसे और ये बातें जो तुम कर रहे हो ये तो हमारे दिल की आवाज है ही नहीं है। हमारे तो अब बाप दादा को नहीं पता ये तुम क्या स्यापे हमें पढ़ा रहे हो और हमारी जनरेशन को किस तरफ लेके जा रहे हो। नंबर 2, मैंने देखा है आमिर भाई इस हवाले से उलमा ने बड़ी कोशिश की है दोनों साइड से। और जब मैं उलमा कह रहा हूं तो वो उलमा, भाई ये नत्थू खतू, ये चपड़ासी किस्म के ये जो तकरीरें करने वाले, मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। एजेंटों की, एग्जैक्टली एजेंटों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। उलमा ने बड़ी कोशिश की है, मैंने देखा है, क्लिप पे क्लिप चढ़ाए हैं उन्होंने, कंटिन्यूसली वीडियोस आई हैं, दोनों तरफ से आई हैं, लोग मिले हैं, एक दूसरे को गले लगाया और बड़ी कोशिश की है कि इन हालात को कंट्रोल कर लिया जाए। हर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्ज अदा कर दिया। रह गए हैं पीछे हम लोग, जो व्यूअरशिप है, बैठ के हम लोग जो देखने वाले हैं और धड़ाधड़ शेयर करने वाले हैं। जितने को तमाशे आपको यहाँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जैतून एफएम के नीचे कमेंट्स में आपको कोई तमाशाई नजर आए इस तरह का, जो इसको जरा भी हवा दे, आके कोई सवाल पूछता है, ओ जी अच्छा आप शिया को आप मुसलमान समझते हैं, उसको रिपोर्ट करें, उसका कमेंट रिपोर्ट। इसी तरह ग्रुप के अंदर है, रिपोर्ट टू एडमिन करें, मुझ तक पहुंच जाएगी, हमारे एडमिन तक पहुंच जाएगी, उठा के बाहर फेंक देंगे उस शख्स को। हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह के व्यूअर्स की, ऐसे लोगों की जो जो उम्मत के अंदर आग भड़काते हैं। और इसी तरह किसी की भी वीडियो के नीचे आए, आपको सिंपल एक ऑप्शन होता है, रिपोर्ट करें। उसको जाएं रिलीजियस मैटर के अंदर और जाके रिपोर्ट कर दें कि ये बंदा मजहबी नफरत फैला रहा है। उसका इलाज यूट्यूब फेसबुक खुद कर लेंगे। हमारे चैनल पे हो तो आप हमें स्क्रीनशॉट्स भेजें, आमिर भाई का नंबर है, ग्रुप के अंदर जो लोग एक्टिव हैं उनको पता है। आप हमें एक दफा पॉइंट आउट करने कि ये बंदा कंटिन्यूसली जो है ना ये कर रहा है ड्रामेबाजी, आगे मेरा काम है, मॉडरेटर्स का काम है, हम लोग संभाल लेंगे। ये चीज कीजिए, खुदारा इसके ऊपर सोचिए और इस हमारे आज के इस मैसेज को जिन्होंने नहीं सुना उन तक पहुंचाना अब ये आपकी जिम्मेदारी है। उलमा अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, रह जाते हैं पीछे आप लोग सुनने वाले, देखने वाले। आगे आपकी जिम्मेदारी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक तमाम फिरके, एक बात सॉरी, प्लीज सिर्फ एक बात, सॉरी मुझे ड्रिप करना पड़ा। वो मैं चाह रहा था कि मैं एक चीज फूड फॉर थॉट दे दूं। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी शानदार किताब है, बहुत शानदार किताब, जो कि पढ़ने वाली है। मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करता हूं जरूर, और मैं कोशिश करता हूं, मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं इसको ड्रॉप भी करूंगा पीडीएफ को, जरूर पीडीएफ में उसको देखें। भाई भाई, ये उस किताब का नाम है, भाई भाई। आपने यूट्यूब पर गूगल पर जाकर लिखना है भाई भाई, ठीक है। और जो वो किताब है ना, मैंने फारूक भाई और अल फारूक शो के अंदर मैंने रिकमेंड भी की थी, भाई भाई किताब है। डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब ने वो किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने दोनों तरफ से जायजा लेकर बयान किया है। शिया सुन्नी का जो इख्तलाफ पाकिस्तान के अंदर है, ये इंपोर्टेड है, ये हमारा था ही नहीं, है ही नहीं है, ये इंपोर्टेड है। ये ईरान और ये आले सऊद आने से पहले आपको नजर ही नहीं आएगी ये चीजें। सुकून माहौल सी, ना कोई गुस्ताखी करता था ना कोई। बरल बात फिर आगे चली जाएगी। भाई भाई नामी किताब को सर्च करें, मैं इंशाल्लाह उसको कर भी दूंगा, जो है वो अपने फैमिली ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा फारूक भाई। इसी चीज के साथ मैं आप अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। देखने वालों सुनने वालों सबका बहुत शुक्रिया। वंस अगेन शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जनाब अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें, एजेंटों के पास ना जाएं मसले पूछने। अल्लाह निगहबान।